एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था एनसीईआरटी का पेज 5 एंड 6, जिसमें हमने बेसिकली डील किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, और हमने समझा था कि पोलन ग्रेन्स कैसे एंथर से बाहर निकल के उड़ गए। अब मैं लेकर आई हूँ उसके जस्ट बाद का एनसीईआरटी का टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन हमारे लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं 2 शॉर्ट वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में समझाया है और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, वो वीडियोस का मोटिव है आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना, बट इनमें मैं कवर कर रही हूँ हमारी स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक बुक, दैट इज एनसीईआरटी, जिसपे ऊपर पेपर आता है। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली लाइन हमारी एनसीईआरटी इस बारे में कहती है दैट द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमीटोफाइट। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर बनेगा मेल गेमीट, तो ऑब्वियसली जो मेल गेमीट बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेल गेमीटोफाइट, है ना। देखो ये पोलन्स के कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं, सुंदर सुंदर कैसे पोलन्स हमारे दिखाई देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर जनरली सफेरिकल, गोल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स, बहुत छोटा साइज होता है यार उनका माइक्रोमीटर्स में। ठीक है, इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। यहां से शुरू होगी पोलन ग्रेन की कहानी कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर्ड वॉल होती है। लेट्स अंडरस्टैंड। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन, जो बाहर वाली टफ लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं, और वो इतनी टफ होती है कि वो एक ऐसे सब्सटेंस से बनी होती है जो डिग्रेड ही नहीं हो सकता, दैट इज स्पोरोपोलोनिन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। कि आप स्पोरोपोलोनिन को तोड़ ही नहीं सकते, आप चाहो तो भी नहीं तोड़ सकते, आज तक का सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है वो। ठीक है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलोनिन इज सो फार नोन। बेटा ये लाइंस एनसीईआरटी की इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो इसके पीवाईक्यूज पे बेस्ड होगी, और आप देखना कि इसी कॉन्सेप्ट पे से कम 5 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि पोलन ग्रेन की बाहर वाली बॉल बहुत हार्ड होती है, उसका नाम एक्साइन होता है, वो बनी होती है स्पोरोपोलोनिन से, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। ठीक है जी, देन पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। वो कह रहे हैं कि जो ये पोलन ग्रेन की एक्साइन है ना, कुछ इस तरीके से पोलन ग्रेन की एक्साइन होती है, अंदर इसके पोलन ग्रेन है हमारा। तो कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी है, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पे अपर्चर्स हैं, अपर्चर्स मतलब ओपनिंग्स हैं, जिन्हें हम जर्म पोर्स के नाम से जान रहे हैं। और क्योंकि वहां ओपनिंग है तो इसके मतलब वहां स्पोरोपोलोनिन नहीं होगा ना यार, तभी तो वो जगह खुली है। ठीक है, सो देयर आर सम प्लेसेस ऑन द एक्साइन जो क्या है, ओपन। ठीक है, और ओपन है तो इसलिए वहां को हम जर्म पोर के नाम से जान रहे हैं, कुछ निकलता होगा उनमें से, और क्योंकि वो ओपन है इसलिए वहां पे हमारा जो स्पोरोपोलोनिन है वो क्या है, एब्सेंट। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin, and also it exhibits fascinating array of patterns and designs. Sporopollenins क्योंकि डिग्रेड नहीं हो सकते इसलिए वो फॉसिलाइज्ड इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब सदियों बाद भी अगर कोई पोलन ग्रेन का वो हमें हिस्ट्री चाहिए तो हमें मिल जाएगी, क्योंकि उसके फॉसिल्स पड़े होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कौन? स्पोरोपोलोनिन। ठीक है जी, लेकिन जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन की वो इंटाइन है, वो पतली है, थिन, कंटिन्यूअस, और वो कंटिन्यूअस है, वो बीच में खुली भी नहीं हुई, उसमें कोई जर्म पोर्स नहीं है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, तो इतने हार्ड नहीं है, इनको तो हम जानते हैं, पहले भी पढ़ा है हमने। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो तो भाई सेल का स्ट्रक्चर है ना, बीच में साइटोप्लाज्म, उसके बाहर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन कहानी तो पोलन ग्रेन में ये थी कि ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, और पहली वॉल जो इसकी है वो है इंटाइन, और इंटाइन के बाहर क्या लगी है, एक्साइन। एक्साइन जिसमें क्या है, कुछ कुछ अपर्चर्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, जर्म पोर्स। कहानी तो ये थी। ठीक है जी, नेक्स्ट,
When the pollen grain is mature, it contains two cells. जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो रहा है ना वो धीरे धीरे, तो उसके अंदर दो सेल्स बनते हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. अरे ऐसे कैसे बन जाएंगे? दो सेल्स बन रहे हैं तो सेल डिवीजन हो रही होगी. तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पोलन ग्रेन्स जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर सेल डिवीजन होती है जिससे दो सेल्स बन जाते हैं. और कैसी डिवीजन होती है? एसिमेट्रिक माइटोसिस. अब अगर दो सेल्स बन रहे हैं तो माइटोटिक डिवीजन ही होगी, क्योंकि चार सेल्स हमारे मियोसिस में बनते हैं जहां रिप्रोडक्शन करनी होती है. यहाँ तो सिर्फ हमें नंबर बढ़ा रहे हैं हम, तो नंबर बढ़ाने के लिए कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस. तो एसिमेट्रिक माइटोसिस होने के कारण हमारे दो सेल बन जाते हैं, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव. वेजिटेटिव बड़ा होता है, जेनरेटिव छोटा होता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. गोल क्या है? गोल है मेल गेमीट बनाना. अभी मेल गेमीट बना नहीं है, अभी तो हम पोलन ग्रेन के अंदर घूम रहे हैं कि किसी तरह वो मेल गेमीट हमें बनाकर दे दे. तो वेजिटेटिव सेल बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारा खाना है, इट इज इरेगुलरली शेप्ड, न्यूक्लियस भी उसका ज्यादा अच्छा शेप का नहीं है. बट जेनरेटिव सेल छोटा है और वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता है. मतलब मेजर बड़ा सेल कौन है? वेजिटेटिव सेल, जो खाना पीना वीना सब दे रहा है. उसके अंदर एक और सेल बेचारा छोटू मोटू सा फ्लोट कर रहा है जिसे हम जेनरेटिव सेल कह रहे हैं. इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. लेकिन उसके अंदर भी अच्छा खासा साइटोप्लाज्म और वैक्यूल है, प्लस वो स्पिंडल शेप है. तो ये आपको लाइंस अच्छे से रीडेबल होनी चाहिए, ताकि अगर आपको आ जाए which is the spindle shaped cell in the pollen grain, so that is generative cell. जबकि pollen grain खुद क्या है? spherical. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा. ठीक है जी. In 60% of angiosperms, pollen grains are shed at two cell stage. अब बेटा ये पोलन ग्रेन्स ना वही एंथर के अंदर इतने बन चुके थे. एंथर के अंदर ही जैसे ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेगा माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बने थे ना, तो इन्होंने तुरंत माइटोसिस करना चालू कर दिया था और वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल लेकर बैठ गए थे. तो जब ये टू सेल स्टेज पे पहुंच गए हैं तो 60% एंजियोस्पर्म्स इनको वहीं छोड़ देते हैं कि अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर दो सेल्स है, चलो निकलो. ठीक है. लेकिन 40% केसेस में ये थ्री सेल स्टेज में भी डिवाइड होता है. पर वो थ्री सेल स्टेज कौन सी है? आओ पढ़ते हैं. Pollen grains are shed at two cell stage. In the remaining species, the generative cells divide mitotically further to give rise to two male gametes before pollen grain is shed. इन्होंने कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी. इन्होंने हमें ये बोला कि पहले तो पोलन ग्रेन ने असिमेट्रिक डिवीजन करी थी और एसिमेट्रिकल डिवीजन करके ढंग के सेल्स नहीं बनाए, एक बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया. बड़े वाले सेल को क्या बोल दिया? वेजिटेटिव सेल. छोटे वाले को बोल दिया जेनरेटिव सेल. ये जेनरेटिव सेल इसी के अंदर घूम रहा था, आराम से फ्लोट करे जा रहा था इसके अंदर मजे से, कोई बिंदास टेंशन नहीं. एंजियोस्पर्म्स ने देखा 60% ने कि बड़ा हो गया यार, अब तो ये चलो छोड़ो, इसे बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है. लेकिन 40% बड़े इसको लेके अपने वो थे यार सेंसिटिव कि नहीं यार इतने छोटे को कैसे छोड़ दूं अभी. तो उन्होंने इसको आगे तीन में डिवाइड होने दिया. लेकिन तीन में टूटा कौन? अनस्टेबल. अनस्टेबल कौन? जेनरेटिव, क्योंकि छोटू था ना वो. तो जेनरेटिव सेल ने फिर क्या करी? माइटोसिस. लेकिन इस बार वो माइटोसिस एसिमेट्रिकल नहीं थी, वो सिमेट्रिकल थी, जिससे बने दो और सेल्स जिन्हें हमने क्या बोला? मेल गेमीट्स. तो अब इसके अंदर दो हमारे मेल गेमीट हो गए और एक हमारा वेजिटेटिव सेल हो गया. तो पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल्स हो गए? तीन. एक वेजिटेटिव सेल, दो मेल गेमीट्स. ठीक है जी. वो होगी उसकी थ्री सेल स्टेज. तो इस तरीके से पोलन ग्रेन आगे से आगे बड़े होते हैं. नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज के एलर्जी भी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी कॉज करते हैं, कुछ लोगों में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर देते हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. यार देखा होगा आपने जब पोलन ग्रेन उड़ते हैं ना तो बड़ी स्नीजिंग वीजिंग होती है. तो ये सब सर्टेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये क्रिएट कर देते हैं. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. ये हमारी NCERT ने हमें एग्जाम्पल दे दिया है कि एक पार्थीनियम या जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं वो इंडिया आया था इंपोर्टेड व्हीट के साथ और उसने हमें खूब पोलन एलर्जी दी. ठीक है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल विच NCERT has quoted.
अपार्ट फ्रॉम दैट पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, खूब न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। तो फैशन बन गया है कुछ सालों में कि पोलन की टेबलेट्स को फूड सप्लीमेंट लेने का, राइट, कि भाई खा लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, सिरप, काफी पोलन कंजम्पशन वहां बढ़ भी गई है। और मोस्टली किन में, एथलीट्स में, रेस हॉर्सेस वगैरह, जो मतलब एथलेटिक परफॉर्मेंसेस अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, वहां पे पोलन ग्रेन की कंजम्पशन वेस्टर्न कंट्रीज में काफी बढ़ चुकी है। और ऐसे देखो, these are some samples also which are given. Bee pollen from England, pollen products. These are some pictures which NCERT has provided. Then when once they are shed, pollen grains उड़ गए, तो ऐसा नहीं है कि land on stigma before they lose viability. ऐसा नहीं है कि उनका जब मन करे वो तब स्टिग्मा तक पहुंचे। उनका एक पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं वायबिलिटी। उनको उसी पीरियड के अंदर अंदर पहुंचना पड़ेगा स्टिग्मा तक। अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, पोलन ट्यूब नहीं पहुंच पाएगी नीचे फीमेल गेमीट तक, मेल गेमीट नहीं मिल पाएगा फीमेल गेमीट से। ठीक है जी। तो when once they are shed, pollen grains land on the stigma, they lose viability and they have to bring about fertilization. अब कुछ लोगों में कह रही हूँ सॉरी, कुछ प्लांट्स में ये वायबिलिटी पीरियड काफी ज्यादा होता है और कुछ में काफी कम। तो लेट्स जस्ट गिव अ रीडिंग। The period for which the pollen grains remain viable is highly variable, वो वेरिएबल होता है, and depends upon the temperature and humidity, कि जिस जगह प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पे उसका टेम्परेचर कैसा है, वहां पे उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स जैसे राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। मैंने बोला ना, कईयों में तो बहुत जल्दी लूज कर देते हैं वो। लेकिन इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी, दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, उसमें वो महीनों तक वायबल रहते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। ये कुछ फैमिलीज हैं, कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स की फैमिलीज हैं जहां पे ये वायबिलिटी काफी महीनों तक चलती है। ऑल्सो इसके ऊपर बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे गए हैं कि पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस। दिस इज डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स कैन बी फर्दर यूज्ड, कैन बी केप्ट इन पोलन बैंक्स। और जैसे कुछ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो हमने 9th में पढ़े थे, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट वाले चैप्टर में, तो कुछ उन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम इन पोलन्स का यूज कर लेते हैं, जहां हमें ब्रीडिंग करा के गुड क्वालिटी प्लांट बनाना होता है। ठीक है ना, जैसे हम ह्यूमंस में भी स्पर्म्स को स्टोर करते हैं, करेक्ट, सिमिलरली इनको भी स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। सो वी आर डन विद द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। ठीक है जी। तो ये बड़ी शॉर्ट वीडियोस हैं, 5-6 मिनट का मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 10-12-15 मिनट का ये हो गया होगा, और इसके बाद मैं एक स्लाइड पोस्ट करूंगी पीवाईक्यूज की। अगर आप तीनों वीडियोस देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक डन। ओके जी, थैंक यू सो मच, फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस।